वेलकम टू ओनली आईएएस वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास में ये हमारा 21वां लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डीकोलोनाइजेशन के बारे में। कोलोनाइजेशन यानी कि उपनिवेशीकरण के बारे में हमने कई सारी बातें की। हमने देखा कि कौन कौन सी यूरोपियन कंट्रीज ने दुनिया के किन किन हिस्सों में अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश की। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर इन देशों ने कैसे आज़ादी पाई, इसका क्या प्रक्रम रहा, क्या मैकेनिज्म था, और डीकोलोनाइजेशन का एक्चुअली में वास्तव में मतलब क्या है। तो शुरुआत हम डेफिनेशन के साथ करते हैं। बिफोर दैट ये मैप देख लीजिए, यहाँ पर आपके सामने है। दुनिया के कुछ हिस्से दिखाए गए हैं इसमें, जिसमें कॉलोनीज को स्टैब्लिश किया गया था, अलग अलग कलर्स में शो किया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं डेफिनेशन के साथ। कोलोनाइजेशन इज द प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर किसी शब्द के अंत में TION शन ये लगा हो तो ये एक प्रोसेस होता है, और अगर किसी भी वर्ड के एंड में ISM लगा हो तो वो एक कॉन्सेप्ट होता है। तो डेफिनेशन लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा गया है। डीकोलोनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच कॉलोनीज बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द कोलोनाइजिंग कंट्री। डीकोलोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉलोनीज अपनी कोलोनाइजिंग कंट्री से आज़ाद हो जाती हैं, वो अपने आप को उसके प्रभाव से मुक्त कर लेती हैं। तो ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो आप लिख सकते हो। जैसे इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी, फिर इंडिया को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई, तो इंडिया डीकोलोनाइज हो गया। बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है ये। अब देखिए, अन्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद काफ़ी मोमेंटम पकड़ लिया, जहां पर लोगों ने ये मांग करनी शुरू कर दी कि उन्हें गवर्न करने का अधिकार खुद उनके पास ही होना चाहिए। और इसी मांग के कारण डीकोलोनाइजेशन का ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। हालांकि जो कोलोनाइजिंग कंट्रीज थी वो अपनी कॉलोनीज को छोड़ने को तैयार थी नहीं, इसीलिए उन्होंने डीकोलोनाइज टेरिटरीज को भी किसी न किसी तरीके से अपने प्रभाव में रखने का प्रयास किया। कई बार तो उन्होंने अपने मिलिट्रीज को वहां पर रख दिया या फिर मिलिट्री बेस तैयार कर लिए। कोलोनाइजेशन या फिर कोलोनियलिज्म ये कई सारे रूपों में होता है। एक तो इसका कन्वेंशनल नोशन हम जानते हैं, जहां पर एक देश दूसरे देश को अपनी कॉलोनी बना लेता है, उसकी गवर्नमेंट उसकी इकोनॉमी को अपने कब्जे में कर लेता है, उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल होम कंट्री के बेनिफिट के लिए किया जाता है। अब ये तो कोलोनाइजेशन का एक बेसिक कन्वेंशनल नोशन है, जिस आधार पर हम इसे समझते हैं कि कोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है। लेकिन लिटरल अप्रोप्रिएशन के इतर भी अलग अलग तरीके से कोलोनाइजेशन को स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है, जो कि आज भी जारी है। एक है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के तौर पर कोलोनाइजेशन को बढ़ावा देना। एक देश अपने कल्चर को दुनिया भर में स्प्रेड करने का प्रयास करता है ताकि वो उसका इस्तेमाल करके रिलेशंस को स्टैब्लिश करके इकोनॉमिक बेनिफिट अवेल कर सके। एक होता है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, कि आप मेरे साथ आ जाओ, आपको फायदा होगा, आप मेरे गुट में शामिल हो जाओ, और धीरे धीरे करके वो उनकी ऑटोनॉमी को ही हिंडर करने लगते हैं। आर्म्ड इंटरवेंशन, कई बार कोई एक देश दूसरे देश पर कोई बहाना बना के हमला कर देता है, जैसे यूएसए ने इराक, लीबिया या फिर वियतनाम में किया। तो ये होता है आर्म्ड इंटरवेंशन। ये किसी भी नाम से हो सकता है, कई बार तो बड़े बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया जाता है आर्म्ड इंटरवेंशन के लिए, कि हम ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, या फिर वहां पर जो सिविल वॉर है, जो ऑटोक्रेटिक रूल है, उसे खत्म करने के लिए जा रहे हैं। बट एक्चुअली में उनका एक हिडन एजेंडा होता है, जिसके तौर पर वहां पर वो अपना बेनिफिट अवेल करने की कोशिश करते हैं। और एक मॉडर्न वर्जन है इकोनॉमिक इंसेलमेंट, जिसमें एक कंट्री की इकोनॉमी को इतना ज्यादा डिपेंडेंट बना दिया जाता है कि उससे अपनी बात मनवाई जा सके। तो कोलोनाइजेशन का प्रोसेस आज भी जारी है, अलग अलग रूपों में। तो हमने देखा, लेकिन ये जो कन्वेंशनल कॉलोनीज को स्टैब्लिश किया गया था, जहां पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाता था एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री के ऊपर या फिर दूसरी टेरिटरी के ऊपर, क्योंकि कंट्री का नोशन तो बाद में तैयार होता था जब उन्हें आजाद किया जाता था। तो ये जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस था, ये कैसे आगे बढ़ा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम कारण जानते हैं कि आखिर इन कॉलोनीज को आजाद क्यों किया गया। जो कॉलोनिस्ट थे, उन्हें जब अच्छा खासा फायदा हो रहा था, वो उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो फिर आखिर ऐसे कौन से कारण आ गए कि उन्हें लगा कि चलो छोड़ो, आजाद कर देते हैं। तो शुरुआत हम देखिए, कई सारे कारण थे इसके। पहला एक कारण तो ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो जो यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ रही थी, जिनके पास अपनी कॉलोनीज थी, अपनी कॉलोनीज से सपोर्ट गेन करने के लिए उन्होंने वादा किया कि अगर हम वॉर जीतते हैं तो हम आपको या तो आजाद कर देंगे या फिर आपको सेल्फ रूल दे देंगे, आपको खुद को गवर्न करने का अधिकार दे देंगे। बट एक्चुअली में उन्होंने ऐसा किया नहीं। जब वो वॉर जीत गए तो उन्होंने अपनी टेरिटरीज को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लोग बहुत नाराज हो गए। एक पूरा मूवमेंट स्टार्ट हो गया, लोगों ने बहुत तेजी से इंडिपेंडेंस की मांग करनी शुरू कर दी। दैट वाज द मेजर कॉज। ये एक रेजिस्टेंस का पीरियड था, जहां पर कई सारी कंट्रीज विरोध कर रही थी कि नहीं, हमें आजादी चाहिए।
आपने वादा किया था, आप क्यों नहीं दे रहे हो। दूसरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो आपस में ही लड़कर इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गई थी कि वो अपने खुद के देश को संभाल ले, बहुत बड़ी बात है, वो अपनी कॉलोनीज को कैसे संभाल पाते। तो इस स्थिति में देखिए कई बार पॉलिटिकल सपोर्ट की भी बहुत जरूरत होती है, वो भी लगभग इरोड हो गया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने स्थिति को बहुत ज्यादा खराब कर दिया था, जिसके बाद ये कंट्रीज अपनी कॉलोनीज को संभालने की स्थिति में थे ही नहीं। तो इस कारण से भी जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस था वो स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट किया, इसके बारे में हमने चर्चा की। तीसरा पॉइंट ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो नए सुपर पावर्स इमर्ज होकर आए। एक था यूएसए और दूसरा था सोवियत यूनियन। यूएसए जो कि डेमोक्रेसी, लिबरलाइजेशन, राइट्स, इक्वलिटी, इनकी बात करता था। तो हालांकि उन्होंने किसी न किसी रूप में कोलोनाइजेशन को खुद भी स्वीकार किया था, उन्होंने खुद भी अपनी कॉलोनीज को एस्टैब्लिश किया था, बट अब वो कोलोनाइजेशन का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, कंट्रीज को आजाद किया जाना चाहिए। सोवियत यूनियन जो कि इक्वलिटी की बात करते थे, हर व्यक्ति के अपलिफ्टमेंट की बात करते थे, तो चूंकि वहां पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ चुकी थी, तो ये उनके भी प्रिंसिपल्स के खिलाफ था कि किसी भी देश को कोलोनाइज करके उनको एक्सप्लॉइट किया जाए। वहां का जो एक लोअर स्ट्रेटा में रहने वाला व्यक्ति है उसे एक्सप्लॉइट किया जाए, उससे बहुत ज्यादा टैक्सेस लिए जाए। तो इन प्रिंसिपल ये भी उनके एजेंडा के खिलाफ जा रहा था। तो दोनों बड़ी सुपर पावर्स ने इस कॉलोनीज के, ये जो कोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस था, इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और बाकी की जो कंट्रीज थी जो इनकी मदद से, जैसे यूएसए और सोवियत यूनियन की मदद से ही ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इसमें कई सारे जो ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो कंट्रीज थी, इन्होंने इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीता था। तो अब इनके ऊपर काफी प्रेशर क्रिएट हो गया था कि वो अपने अलाइज की बात को कैसे इनकार कर सकते थे। तो फिर ये डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस यूएसए और सोवियत यूनियन के दबाव की वजह से भी शुरू हो गया। हालांकि इसका एक और पर्सपेक्टिव है, अगर मैं आपको बता दूं तो यूएसए और सोवियत यूनियन दोनों के बीच में एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू हो गया था, जिसे हम कोल्ड वॉर के रूप में जानते हैं। कोल्ड वॉर जिसे हम थोड़ा बहुत ब्रीफ में स्टडी भी करेंगे। तो यूएसए और सोवियत यूनियन दोनों अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे। यूएसए चाहता था कि जो नवनिर्वाचित देश हों, नवनिर्मित देश हों, इनफैक्ट नवनिर्वाचित नहीं कहा जाएगा, जो न्यूली मेड स्टेट्स हों, वहां पर डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया जाए ताकि वो यूएसए के प्रभाव क्षेत्र में रह सके। और सोवियत यूनियन चाहता था कि वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया जाए ताकि वो उसके प्रभाव क्षेत्र में रह सके। और अगर कोई ऐसी कॉलोनी है जो यूके, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इनके इन्फ्लुएंस में है, तो वो ना तो यूएसए के प्रभाव क्षेत्र में जाने वाले थे और ना ही सोवियत यूनियन के। हालांकि ब्रिटेन, फ्रांस खुद यूएसए के पाले में बाद में चले गए थे, बट ये अपना सीधा सीधा प्रभुत्व चाहते थे। इसके लिए जरूरी था कि ये नए देश आजाद हों, इन्हें डीकोलोनाइज किया जाए, ताकि जो पुराने प्रभुत्व वहां पर जमे हुए हैं उनसे तो वो पहले फ्री हों, फिर तो उन्हें एक्वायर किया जाएगा, उन्हें अपने प्रभाव क्षेत्र में लाया जाएगा। तो ये भी एक हिडन एजेंडा था, आप कह सकते हो। बट यूएसए और सोवियत यूनियन का जो प्रेशर था, उसने एक की फैक्टर के तौर पर काम किया, जिसके बाद ये डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जो कि काफी लंबे समय से चल रहा था। उसने पेस पकड़ लिया। उसके बाद कॉलोनीज में बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी शुरू हो गए थे, जिनको रेजिस्ट करना काफी मुश्किल हो रहा था, जो कि नेशनलिज्म को आधार बना के शुरू किए गए थे। अब इन्हें टैकल करना मुश्किल हो रहा था। कई सारी जगहों पे तो ये काफी वायलेंट हो गए थे, हमले किए जा रहे थे, यूरोपियंस को मारा जा रहा था। तो इस आधार पर उन्हें लगा कि छोड़ो, अब चलते हैं, बहुत दिन हो गया, जो हमने एक्सप्लॉइट करना था वो कर लिया। एक सोशल प्रेशर भी क्रिएट हो रहा था। वॉर इंपीरियलिज्म क्रिएटेड बोथ पीजेंट अनरेस्ट एंड बुर्जुआनिंग मिडिल क्लास। देखिए, वॉर इंपीरियलिज्म, लड़ाई लड़कर अपने साम्राज्य का विस्तार जो कई सारे नेशंस कर रहे थे, उससे पीजेंट्स काफी नाराज थे, गुस्से में थे। वो जगह जगह पर अनरेस्ट क्रिएट कर रहे थे, या फिर वो हमले कर रहे थे अपने अधिकारों की मांग के लिए। एक मिडिल क्लास इमर्ज होकर आ रहा था जो अपने अधिकारों की मांग कर रहा था। इसने भी प्रेशर क्रिएट किया कि अब इन देशों को आजाद किया जाए और इन्हें बहुत लंबे समय तक अपने कब्जे में नहीं रखा जा सकता। डिप्रेशन ऑफ 1930s में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसने उन यूरोपियन पावर्स की स्थिति को बहुत ज्यादा खराब कर दिया था, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक कॉलोनीज को एस्टैब्लिश कर रखा था। उनकी इकोनॉमी अब चरमरा गई थी। अब देखिए, ना केवल ये जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थी इन्हें नुकसान हुआ, बल्कि जो रूरल कॉलोनीज थी उनको भी बहुत नुकसान हुआ। वो बहुत खराब स्थिति में चले गए थे, उनको उनको प्रोडक्ट्स के प्राइस नहीं मिल रहे थे। तो इतनी खराब स्थिति में इन्हें रोक पाना और उन्हें डील कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। तो इसने भी एक बेस तैयार कर दिया कि कॉलोनीज को आजाद किया जाए। तो हमने जाने कि कौन कौन से थे कारण जिनके आधार पर इन कॉलोनीज को आजाद किया गया या डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसे ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है।
बिकॉज दुनिया का लगभग हर हिस्सा इस वॉर में इन्वॉल्व था। ठीक है, वॉर की हम बात कर रहे हैं। तो इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ कॉलोनियल रूल पर? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रोड्यूस्ड डिसऑर्डर एंड डिस्ट्रक्शन ऑन एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ना केवल यूरोप में बल्कि दुनिया के सभी अन्य हिस्सों में, जिससे जो स्टेट्स थे वो डिस्टेबलाइज हो चुके थे। सोसाइटीज पूरी दुनिया में लगभग जीर्ण शीर्ण हो गई थी, बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गई थी। While Germany and Japan failed in their bids to build vast new empires, जर्मनी और जापान चाहते थे कि वो नए नए एम्पायर्स बनाए, जैसे पहले रोमन एम्पायर हुआ करता था, ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, रशियन या फिर ऑस्ट्रियन एम्पायर हुआ करता था, वैसे बड़े एम्पायर्स बनाने की फिराक में थे, लेकिन वो फेल हो गए क्योंकि उनकी हार हुई। The established European colonial empires, especially Britain, France and Netherlands, found their own imperial authority fatally weakened as well. इस वॉर ने ना केवल जर्मनी और जापान को उनके इंपीरियल एजेंडा में पीछे ढकेल दिया क्योंकि वो हार गए, बल्कि जो विजेता देश थे जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड्स, वो भी इतनी अच्छी स्थिति में नहीं थे कि वो अपनी इंपीरियल अथॉरिटी को मेंटेन कर पाए। उनकी स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी थी, बिकॉज वॉर में आप जीतें या हारें, नुकसान तो होता है, और उस नुकसान ने इनकी स्थिति बहुत खराब कर दी थी। द वॉर साइमल्टेनियसली इरोडेड द फाउंडेशन ऑफ colonial रूल एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। वॉर ने जो फाउंडेशन था कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका गवर्नेंस का तरीका बहुत अच्छा है और वो अच्छे से गवर्नेंस चला सकते हैं, इस फाउंडेशन को भी इरोड कर दिया था। आप खुद ही चीजों को डील नहीं कर सकते, आपने इतने बड़े वॉर्स लड़े जहां पर लैक्स ऑफ लोगों की जान गई। उसके बाद एशिया और अफ्रीका में जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहे थे, उन्होंने भी इन कॉलोनियल रूल को चैलेंज करना शुरू कर दिया। इट टुक अराउंड 30 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर फॉर वेस्टर्न कॉलोनियल रूल ओवर नॉन वेस्टर्न पीपल टू कम टू एन एंड। हालांकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगभग 30 सालों का समय लग गया, जब यूरोपियन कंट्रीज ने नॉन यूरोपियन पीपल को मुक्त किया, छोड़ दिया अपनी कॉलोनीज से, उन्हें जो कॉलोनीज उनको बनाया गया था उससे उन्हें आजादी दे दी गई, गिविंग वे टू वेल ओवर 100 न्यू नेशन स्टेट अक्रॉस द थर्ड वर्ल्ड। और यही कारण था कि दुनिया में 100 से भी ज्यादा नए देश अस्तित्व में आए। द रोल ऑफ आउटसाइड एक्टर्स सच एज यूनाइटेड नेशंस and other two post-war superpowers, which characterized colonialism as outmoded, even immoral, and exerted diplomatic and ideological pressure to bring it to an end. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस का निर्माण किया गया। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आज भी काम करता है। इसने भी प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया कि देशों को आजाद किया जाए, और जो दो सुपर पावर्स इमर्ज होकर आए, यूएसए और यूएसएसआर, उन्होंने भी प्रेशर क्रिएट किया कि जो कोलोनियलिज्म है वो सही नहीं है, वो गलत है, ये इमोरल है। उन्होंने डिप्लोमेटिक और आइडियोलॉजिकल प्रेशर भी क्रिएट किया कि देशों को आजाद किया जाए। तो ये जो ग्लोबल वॉर्स थे, इन्होंने एक बहुत बड़ा बेस तैयार किया, बहुत बड़ा बैकग्राउंड तैयार किया कि देशों को आजाद किया जाए। तो हमने देखा कि ग्लोबल वॉर्स का क्या इंपैक्ट था। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। अब देखिए, हम बात करेंगे वेव्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन के बारे में। हम डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस को 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला हिस्सा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले का, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले तक का जो पीरियड था, हम उसे फर्स्ट वेव कहेंगे, ठीक है। और उस बीच में जो देश आजाद हुए, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड वेव जो है डीकोलोनाइजेशन की, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच का समय है। वो समय जब रशियन, जर्मन, हैब्सबर्ग और ऑटोमन एम्पायर्स कोलैप्स कर गए, खत्म हो गए। हालांकि नॉट नेसेसरली ये सारे देश आजाद हो गए, क्योंकि सेकंड फेज में जो देश जो ये एम्पायर्स कोलैप्स हुए, तो इनसे जो नए देश बाहर निकले, उन्हें किसी न किसी यूरोपियन पावर्स ने अपने कब्जे में ले लिया, उन्हें बांट लिया गया आपस में। बट इस दौरान हम ये भी समझेंगे कि कैसे इसने थर्ड फेज का बेस तैयार किया, क्योंकि थर्ड फेज में सारे देश आजादी पा चुके थे। तो इन बिटवीन हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से बैकग्राउंड तैयार किए गए, कैसे कैसे विरोध किया गया कि देशों को आजादी मिले। और ये जो दो वेव थे, पहला और दूसरा जो वेव था, इसने डीकोलोनाइजेशन के फाइनल प्रोसेस को एक बेस दिया। और थर्ड वेव डीकोलोनाइजेशन का स्टार्ट होता है, जिसके बाद दुनिया के लगभग सभी जो कॉलोनीज थी उनको आजाद कर दिया गया। तो हम 3 फेज में से डिवाइड करके देखेंगे। आज के सेशन में हम पहले और दूसरे फेज पे चर्चा कर लेंगे, थर्ड फेज और उसके बाद का जो वर्ल्ड था वो कैसा रहा, क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी, इन्हें हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। नहीं तो हमारा सेशन काफी लंबा हो जाएगा। हम फर्स्ट वेव की बात कर रहे हैं, 1918 से पहले का समय, अमेरिकन रिवॉल्यूशन से बाद का समय। अमेरिकन रिवॉल्यूशन में हमने जाना कि जो 13 कॉलोनीज थी, उन्होंने कैसे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट अपनाया। यूरोपियन पावर में जो ब्रिटेन उनके ऊपर कंट्रोल जमा के रखा हुआ था, उन्होंने उनका विरोध किया और अल्टीमेटली आजादी पा ली। 1783 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अस्तित्व में आया। और ये जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन था, इसने दुनिया के अन्य रिवॉल्यूशंस को भी हवा दी, और उसके बाद कई अन्य देश भी आजादी की ओर आगे बढ़ने लगे। तो ये तो पहला इवेंट था, यानी कि पहला देश जिसने खुद को कॉलोनियल रूल से बाहर निकाला। देखिए, उसके बाद हुआ ये कि जो ब्रिटिश लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटेन था, जब उसने देखा कि जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी, वहां पर ज्यादा यूरोपियन लोग थे और यूरोपियन सेटलर्स वहां पर थे, उन्होंने विरोध किया और उनके विरोध को वो झेल नहीं पाए। तो ब्रिटेन को ये खतरा लगने लगा, उन्हें ऐसा लगा कि अन्य जगहों पर जहां पर यूरोपियंस हैं, वो भी अगर ऐसी ही मांग करके खुद को आजाद कर लेंगे, तब तो ब्रिटिश एम्पायर को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने 2 स्ट्रेटजी अपनाई। एक स्ट्रेटजी उन कॉलोनीज के लिए जहां पर ब्रिटिश सेटलर्स थे, जिन्हें आप सेटलर कॉलोनी कह सकते हैं, और दूसरा ऐसी टेरिटरीज जहां पे ब्रिटिश सेटलर्स नहीं थे, आप इन्हें नॉन सेटलर कॉलोनीज भी कह सकते हैं। तो जो सेटलर कॉलोनीज थी, जहां पर यूरोपियंस या फिर ब्रिटिशर्स जाकर बड़ी संख्या में रह रहे थे, उन्हें कुछ लिवरेज दिया जाने लगा, उन्हें कुछ अधिकार दिए गए, सेल्फ रूल ग्रांट कर दिया गया, ताकि वो ज्यादा विरोध ना करें। डेवलप सिस्टम ऑफ ग्रांट सेल्फ रूल विद इन द एम्पायर टू सच कॉलोनीज एज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और इन एम्पायर्स को थोड़े थोड़े अधिकार दे दिए गए ताकि विरोध ना करें। और जो लोग नॉन सेटलर्स थे, उन्हें तो कुछ भी, यानी जो कॉलोनीज नॉन सेटलर्स थी, उन्हें तो कोई भी बहुत विशेष अधिकार नहीं दिए गए। जैसे कि इंडिया में जो सेटलमेंट था वो बहुत कम था, और भी जो कॉलोनीज थी वहां पे सेटलमेंट बहुत कम था, लेकिन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर तो सभी यूरोपियंस ही गए थे। तो ऐसी कॉलोनीज को सेल्फ रूल देने की दिशा में काम किया गया। 1867, 1901 और 1907, इन 3 ईयर्स में, जैसे कि कनाडा 1967, ऑस्ट्रेलिया 1901 और न्यूजीलैंड 1907 में डोमिनियन स्टेटस अवेल कर लेते हैं ब्रिटेन से। तो ये एक डेवलपमेंट देखने को मिला, जिसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं प्रभाव था अमेरिकन रिवॉल्यूशन का। डीकोलोनाइजेशन आल्सो टुक प्लेस विद इन द ऑटोमन इंपीरियल स्पेस, ऑटोमन एम्पायर।
जो कि मिडिल ईस्ट के रीजन से लेते हुए यूरोप के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। काफी बड़ा एम्पायर था, काफी लंबे समय से ये काम कर रहा था, चल रहा था। 14वीं शताब्दी से लेकर 19वीं 20वीं शताब्दी तक ये ऑटोमन एम्पायर बहुत ही ग्लोरी के साथ खड़ा था, हालांकि बाद में कोलैप्स कर गया। तो जो ऑटोमन एम्पायर था, ग्रीस ने ऑटोमन एम्पायर से अलग होकर आजादी पा ली 1831 में। Inspired by the new idea of nationalism, stimulated by French and American Revolution, provinces in Balkans revived memories of their medieval kingdoms and began freedom struggle. अब देखिए ग्रीस ने खुद को आजाद कर लिया ऑटोमन एम्पायर से, फिर फ्रेंच और अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो ही चुके थे। तो उसके बाद बाल्कन पेनिनसुला में जो कंट्रीज थी, जिन्हें हम बाल्कन कंट्रीज भी कहते हैं, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने भी ये सोचा कि मिडल समय में वो सभी एक अलग-अलग एम्पायर हुआ करते थे, छोटे-छोटे राज्य हुआ करते थे, तो आज वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर आ गए हैं, तो उन्हें भी आजाद होना चाहिए। तो उन्होंने भी फ्रीडम स्ट्रगल को शुरू कर दिया। अगर आप बाल्कन कंट्रीज को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैप में देख लीजिए। आप अक्सर ही सुनते हैं बट आप समझ नहीं पाते होंगे, या हो सकता है आप जानते हो कि बाल्कन कंट्रीज कौन सी हैं। दरअसल ये जो आपको कलर्ड प्लेस दिख रहा है, जहां पर कई सारे नेशंस के नाम दिए गए हैं, ये बाल्कन पेनिनसुला है। पेनिनसुला वो लैंड होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो पीस ऑफ लैंड है, ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके ईस्ट में है ब्लैक सी, वेस्ट में है एड्रियाटिक सी, और इसके साउथ में है आयोनियन सी एंड एजियन सी। तो ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसमें कई सारी कंट्रीज आती हैं बाल्कन्स में। द बाल्कन पेनिनसुला जो है, जैसे कि मालदोवा, रोमानिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनीग्रो, कोसोवो, मैसिडोनिया, बल्गारिया, टर्की, ग्रीस एंड अल्बानिया। ग्रीस ने आजादी ले ली, ये सभी ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत आते थे, ठीक है। तो ग्रीस ने आजादी ले ली, तो इन कंट्रीज को भी लगने लगा कि हमें भी आजाद होना चाहिए, तो उन्होंने भी जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो शुरू कर दिया। धीरे धीरे कई सारे देश आजाद हो गए वर्ल्ड वॉर के पहले तक, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तो ऑटोमन एम्पायर में कोई भी देश नहीं रह गया था। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वो आजाद हो गए थे, बल्कि ऑटोमन एम्पायर से जो देश अलग हुए, उन्हें किसी न किसी यूरोपियन कंट्री ने अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ब्रिटेन ने इराक, जॉर्डन, पैलेस्टीन को अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया, फ्रांस ने सीरिया और लेबनान को अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया, और इटली को मिला लीबिया। तो फिर बंटवारा कर लिया गया ऑटोमन एम्पायर का। बट कई सारे जो ऑटोमन एम्पायर की कंट्रीज थी वो आजाद हो गई। तो फर्स्ट वे में हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स देखे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अमेरिकन कॉलोनीज थी साउथ अमेरिका में या फिर मिडिल अमेरिका में, उनमें ज्यादातर कॉलोनीज स्पेन के अंडर में आती थी, यानी कि वो स्पेनिश कॉलोनीज थी। ब्राजील जो था वो पुर्तगाल के अंडर में आता था। ब्राजील जो था कॉलोनी, वो पुर्तगाल के अंडर में आता था। वहां पर भी कई सारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट चले। देखिए, अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में सबसे पहले तो अमेरिका आजाद हो गया। उसके बाद हैती वाज द सेकंड कंट्री जिसने खुद को आजाद किया। द सेकंड कंट्री इन द रीजन इज टू गेन इट्स फ्रीडम वाज हैती, वेयर अ स्लेव अपराइजिंग स्टार्टेड इन 1791 में एक स्लेव अपराइजिंग शुरू हुई, जहां पर जो लिबरेटेड स्लेव्स थे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कॉलोनियल रूल के खिलाफ, स्लेवरी के खिलाफ। और जो ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, अपराइजिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद हैती जो था वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। उसके बाद देखिए, इंडिपेंडेंस के लिए साउथ अमेरिका में 1806 से लेकर 1826 के बीच में कई सारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट चले, और लगभग ये जो साउथ अमेरिका था, मिडिल अमेरिका था, उसके मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो थे वो इन बिटवीन आजाद हो गए। वेनेजुएला ने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया 1811 में। वेनेजुएला की लोकेशन देखना चाहते हैं आप तो यहाँ मैप में देखिए, यहाँ पर आप वेनेजुएला को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अर्जेंटीना ने अपनी इंडिपेंडेंस को 1816 में डिक्लेयर किया। ये है अर्जेंटीना। 1816 में इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया। बोलीविया को 1822 में बोलीविया को आजादी मिली, जहां पर साइमन बोलीवर जो कि मिलिट्री लीडर थे, उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लीड किया। बाद में उन्होंने आजादी दिलवाई, उन्हीं के नाम पे इस कंट्री का नाम बोलीविया रखा गया। चिली ने 1811 में अपने आप को आजाद घोषित किया। इक्वाडोर को 1822 में, दैट्स इक्वाडोर, और इन्हें 1822 में आजादी मिल गई। कोलंबिया ने 1819 में आजादी पाई, इनको आजादी 1819 में मिल गई। ब्राजील 1822 में आजाद होता है, 1822 में ब्राजील भी आजाद हो जाता है। और पराग्वे इंडिपेंडेंट कंट्री बना 1811 में। पराग्वे देखिए यहाँ पर लिखा नहीं गया है, जो सफेद कलर का एरिया आपको दिख रहा है ये पराग्वे है, और इन्हें 1811 में आजादी मिली। पेरू 1821 में आजाद हुआ, 1821 में पेरू आजाद होता है, और उरुग्वे को 1825 में आजादी मिली। यहाँ पर उरुग्वे है, ये 1825 में आजाद हुए। आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, याद ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप ये जानते रहें कि ये एक ऐसा दौर था जिसमें लगभग सभी साउथ अमेरिकन, मिडिल अमेरिकन कंट्री जो थी वो आजाद हो गई थी। आपको मोटा मोटा ड्यूरेशन याद होना चाहिए। अगर कौन सी कंट्री कब आजाद हुई ये याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इतना पता होना चाहिए कि 1806 से लेकर 1826, 1806 से 1826 के बीच में एक पूरा मूवमेंट चला था जिसमें लगभग पूरा साउथ अमेरिका, मिडिल अमेरिका आजाद हो गया था, ठीक है। अब देखिए, आगे जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज थी उन्होंने भी इंडिपेंडेंस गेन कर ली थी 1821 में। कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, होंडुरास, मेक्सिको, निकारागुआ, पनामा, इन्होंने आजादी ले ली थी। कोस्टारिका की लोकेशन देखना चाहते हैं तो ये लोकेशन है, यहाँ पर देखिए जो मैं ये सर्कल बना रहा हूँ रेड कलर से, ये लोकेशन कोस्टारिका की है। मैप में आप देख सकते हैं, साइड में जो मैप मैंने आपको दिया है ये कोस्टारिका है, और ग्वाटेमाला यहाँ पर है ऊपर। जो मेरे सर्कल, चूंकि छोटी कंट्रीज हैं तो आप मेरे सर्कल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये ग्वाटेमाला है। होंडुरास नाम नहीं लिखा गया है, ये जो सफेद कलर है ये होंडुरास है, ठीक है, दैट इज होंडुरास। इसके बाद मैक्सिको तो यहाँ ऊपर आपको दिख ही रहा है, और उसके बाद है निकारागुआ की लोकेशन यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, दैट इज निकारागुआ। और पनामा यहाँ पर है, जहाँ पर पनामा कैनाल भी है। तो ये कंट्रीज यहाँ पर दिखाई गई हैं। इन्होंने भी 1821 में आजादी ले ली। बेलीज एक ब्रिटिश कॉलोनी ऐसी रही जो कि 1981 में जाकर आजाद हुई, बहुत बाद में आजादी मिली बेलीज को। बेलीज की लोकेशन यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा मैंने ढक दिया इसे, बहुत छोटा सा कंट्री है। मैं जो कलर कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरा कर्सर देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा, ये जो एरिया मैंने कलर किया है रेड कलर से, ये बेलीज की लोकेशन है, ठीक है। मैं थोड़ा ज्यादा कलर कर दिया है ताकि आपको दिख जाए। तो ये बेलीज की लोकेशन है, इसी 1981 में आजादी मिली। गुयाना जो कि ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट हो पाया 1966 में, और सूरीनाम को नीदरलैंड्स ने 1975 में आजाद किया। तो ये कॉलोनीज हमने यहाँ पर देख ली। आई होप आपको ये सब कॉलोनीज दिख गई हैं, ठीक है। तो ये तो 2 वेव हमने देख लिया, पहला वेव हमने देखा। अब हम सेकंड वेव की बात करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले इन देशों ने आजादी पाई। सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में क्या हुआ, सेकंड वेव में क्या हुआ, उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक मास नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया, जहां पर लोगों ने ये कहा कि हम खुद को रूल कर सकते हैं, आप हमें हमारे अधिकार दे दीजिए, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कॉलोनीज के सपोर्ट को गेन करने के लिए कई सारी जगहों पे सेल्फ रूल का या फिर डोमिनेंस स्टेटस का वादा किया गया था, जो उन्होंने दिया नहीं, तो लोग काफी नाराज थे। तो काफी रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हो गया था, जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजादी की ये जो लहर थी उसको स्ट्रॉन्ग किया, और डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस अल्टीमेटली सही हो पाया। ग्रेट डिप्रेशन 1930s में आ जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ही उसका काफी नुकसान हुआ, रूरल कॉलोनीज को, वो काफी बुरी स्थिति में आ गए थे। और उसके बाद अराउंड 1925 वर्ल्ड वॉर 2 द कॉलोनीज सफर्ड, और इसकी वजह से 1925 से लेकर सेकंड वर्ल्ड वॉर तक कॉलोनीज ने काफी सफर किया। इसके साथ ही साथ कॉलोनिस्ट भी खराब स्थिति में पहुंच गए थे, तो इसने भी एक की रोल प्ले किया। अगर इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी तो फिर दिक्कत बढ़ेगी और फिर डील करना मुश्किल होगा। रशियन, जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर्स कोलैप्स एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1।
रशियन, जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर कोलैप्स कर गए। आपके दिमाग में आ सकता है कि रशिया जीता था, फिर उसका एम्पायर कोलैप्स क्यों कर गया? बिकॉज जब जर्मनी ने अटैक किया था तो कई सारे हिस्सों को उन्होंने जीता था, तो बाद में उन्हें इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया था। और जो नए नए रिपब्लिक्स आए थे उनमें थे फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया। लोकेशन देखिए, ये है फिनलैंड, यहाँ पर है एस्टोनिया, ये है लातविया, ये है लिथुआनिया, ये है पोलैंड और ये है चेकोस्लोवाकिया, जो बाद में 1991 में दो कंट्रीज में डिवाइड हो गए, चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया। पहले ये पूरा एक देश हुआ करता था, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। तो ये देश आजाद हुए, हालांकि बाद में ये फिर से कॉलोनी बन गए थे, बट अल्टीमेटली इन्हें भी आजादी मिल गई थी। 1938 में जो नाजी जर्मनी था उन्होंने अटैक कर दिया ऑस्ट्रिया के ऊपर और चेकोस्लोवाकिया के ऊपर, ठीक है। तो चेकोस्लोवाकिया के कुछ हिस्सों को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। 1939 में नाजी जर्मनी ने यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी साइन करी, एक पैक्ट साइन किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम लोग अपने बीच के जो भी कंट्रीज हैं उनको आधा आधा बांट लेते हैं, कुछ हिस्सों को आप रख लो, कुछ हिस्सों को हम रख लेते हैं। तो देखिए, ये है जर्मनी जहां पर हिटलर आ चुका था, और ये है रशिया। तो इसके बीच में ये जो हिस्से थे इसको इन्होंने आपस में बांट लिया। अब देखिए बंटवारा कैसे हुआ, ये मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। देखिए, यूएसएसआर ने फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को अपने कब्जे में ले लिया। जर्मनी और यूएसएसआर ने पोलैंड को दो हिस्सों में बांट लिया। और जो पोलैंड पे ऑक्यूपेशन था, इसी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट भी हुआ था, क्योंकि जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड के ऊपर। ब्रिटेन ने कहा कि आप वहां पर अटैक मत करो, नहीं तो हम अपनी आर्मी भेजेंगे। उन्होंने ध्यान दिया नहीं, इग्नोर कर दिया, तो 2 दिन बाद अटैक कर दिया गया ब्रिटेन के द्वारा। इनफैक्ट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सभी देशों ने मिलकर अटैक कर दिया और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था वो स्टार्ट हो गया। जर्मनी ने हालांकि रशिया को भी नहीं छोड़ा, रशिया तो खत्म हो चुका था, यूएसएसआर बन चुका था उस समय। यूएसएसआर को भी नहीं छोड़ा, 1941 में उन्होंने यूएसएसआर के ऊपर अटैक किया और उसके बाद यूएसएसआर यूके, यूएसए के साथ मिल गया और बाद में इनकी विक्ट्री भी हुई, ये जीत भी गए। तो हमने यहाँ तक देखा कि सेकंड फेज में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि थर्ड फेज में जो कंट्रीज थी वो कैसे आजाद हुई, मेनली अफ्रीका की कंट्रीज कैसे आजाद हुई, उसके बाद आजादी मिलने के बाद इन देशों में स्थिति क्या बनी रही, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।